अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और बेसिकली आज एक ही अहम खबर है और जो कि सबसे ज़्यादा अफसोसनाक भी है, कुछ मायूस कुन भी है और इसके साथ साथ शर्मनाक भी है। तो ये खबर है जी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर आज फैसला सुना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशस्तें हैं, मखसूस नशस्तें, वो छीन कर हुकूमती जमातों में माले गनीमत की तरह तकसीम कर दी गई। तो आज जो सारा मेरा व्लॉग है वो इसी के आसपास घूमता है। अब इसके बाद क्या हो सकता है मज़ीद, इससे क्या मकासद हासिल किए जाएंगे ये नशस्तें छीन कर, और फिर उसके बाद ये भी कि पीटीआई के पास इसके अब बाद क्या ऑप्शंस बचे हैं, अगली मुमकिना जो मूव है वो क्या हो सकती है। ये तमाम कुछ आज डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले थोड़ा सा फैसला आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए समराइज़ किए हैं तो वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो जनाब आज बड़ी अर्जेंसी में ये सारा केस जो था वो सुना गया। आज तो कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ये भी कह रहे थे कि शायद उन्हें खदशा था कि कुछ और भी जजेस जो हैं वो बेंच से उठ सकते हैं, बेंच मज़ीद श्रिंक हो सकता है। और हामिद खान साहब ने भी इवन आज बाद में ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि कुछ जजेस और भी इस बेंच से माजरत करके उठ सकते हैं, जैसे कि आज सुबह सलाहुद्दीन साहब उठ गए थे। तो पता नहीं कुछ ऐसा खदशा था या कोई बहुत अर्जेंसी है, हुकूमत को कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी कोई इमरजेंसी थी इन जजेस को कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों में ये जजेस शाम तक बैठकर ये केस सुनते रहे। इवन एक जज साहिबा के एक जज साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो 3-4 दिन बाद ही वापस आ गए और वो भी ये केस सुनने बैठे हुए थे। एक और जज साहब हैं जो कि हर दफ़ा मुहर्रम की छुट्टियों पर चले जाते हैं, लेकिन आज अगरचे मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है, इसके बावजूद भी वो बैठे हुए थे बेंच के अंदर। तो ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी, ऐसे कि जैसे मुल्क में कोई आग लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला ना सुनाया तो शायद वो आग बुझाई नहीं जा सकेगी। तो जी आग लगी हुई थी और वो आग थी बेसिकली इक़्तिदार की हवस की आग, वो आग थी लाकानूनियत की आग, और वो आग थी बेसिकली उन तमाम मज़मूम अज़ाइम की आग जो कि आगे हुकूमत ने अब पूरे करने हैं, जिसके बारे में कुछ इशारा हमें मिलता है हालात से, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं भी दूंगी। तो जनाब ये फैसला इस तरीके से अर्जेंसी से सुना गया और उसके बाद ये समाज जब मुकम्मल हुई तो उसके बाद आज जो था ये बताया गया कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं थी। इमरान खान के फैसलों में तो आपको पता है फैसले इस तरह से आगे 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 डिले करते हैं ये लोग, लेकिन जो फैसले पीटीआई के खिलाफ आने होते हैं वो फौरन से झटपट आ जाते हैं। तो ये तो आज महफिल सजी ही इसलिए हुई थी कि ये फैसला करना ही था और ये बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता था कि इस केस का फैसला क्या आना है। ये इस अदलिया की साख रह गई है कि हर एक को पता था कि ये फैसला नाइंसाफ़ी पर मबनी भी होगा और यही फैसला आएगा, और वही फैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नशस्तें जो इससे पहले जो 13 रुकनी बेंच था उसने सुना ये केस, और 13-8 के फैसले से यानी 8 जजेस जो थे उन्होंने इसमें ये जो नशस्तें हैं ये पीटीआई को दी थी, उनसे बिल्कुल ये मुख्तलिफ फैसला देते हुए इस फैसले को रिवर्स कर दिया। और आज जो फैसला आया, अगरचे उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये 7-6 से अक्सरियती फैसला है, लेकिन ये 7-6 से अक्सरियती फैसला नहीं है। ये किस तरह 7-6 से अक्सरियती फैसला नहीं है, इसमें बहुत से कानूनी नकाइज़ हैं। आइए इन कानूनी नकाइज़ का जायज़ा लेते हैं। पहली तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दायरा इख्तियार भी इस बेंच का था या नहीं था, क्योंकि इस बेंच में ऐसे जजेस बैठे हुए थे जो कि इससे पहले जो मेन केस था उसमें नहीं बैठे हुए थे और उन्होंने ये केस नहीं सुना था, जबकि नजरसानी से मुतालिक यही कहा जाता है कि वही बेंच सुनता है कि जिसने पहले मेन केस सुना होता है, मरकजी अपील सुनी होती है। तो अगरचे वो जो जजेस थे दस्तयाब थे, इसके बावजूद भी उन जजेस को आउट किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फैसला जिसके ऊपर नजर सानी करनी थी, तो आज बड़ी अच्छी हामिद खान साहब ने बात की कि जिन्होंने नजर अव्वल डाली थी वही नजर सानी कर सकते थे, वही अपने फैसले की वजूहात बता सकते थे और जो साइल पहुंचे थे उनसे पूछ सकते थे कि आपको इस फैसले पर क्या एतराज़ है। लेकिन वो तमाम जजेस जिन्होंने इस फैसले को पीटीआई के हक में दिया था, वो जजेस इस बेंच से आउट कर दिए गए।
اور 2 जजेस जो थे उन्होंने पहले ही इस फैसले के ऊपर जब अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उन्हें भी इस बेंच से आउट कर दिया गया। तो जो 13 रुकनी बेंच ये बैठा था उसमें से 2 जजेस जो थे, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने तो बाकी सारा केस वैसे ही नहीं सुना था। अच्छा, अब बाकी जो जजेस बैठे उनमें से भी जो जज साहब थे सलाउद्दीन साहब, वो वैसे ही बीच में से उठ गए थे। तो ये अजीब सी एक खिचड़ी पक गई थी। अब इसको कहा जा रहा है कि ये 13 रुकनी फैसला है, जबकि इसके ऊपर 10 जो जजेस हैं उनके दस्तखत हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने तो ये केस सुना ही नहीं, और जस्टिस सलाहुद्दीन जो कि उठ गए थे, उनका नाम भी इन जजेस में डाल दिया गया कि जी इन्होंने ये केस सुना है। तो पहला तो सबसे बड़ा जो एक कानूनी नुक्ता है वो यही बन जाता है। दूसरा जो इसमें कानूनी नुक्ता है वो ये कि जो पहले फैसला आया था वो 8 जजेस ने पीटीआई के हक में दिया था, जबकि उसके बाद एक छोटे बेंच ने उसके ऊपर रिव्यू किया और उसके बाद 7 जजेस ने इन जजेस से इख्तिलाफ करते हुए 8 जो सीनियर जजेस हैं उनका फैसला उल्टा दिया। तो ये भी एक अजीब जो है वो हमें कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आती है कि क्या 7 जजेस 8 जजेस का फैसला रिवर्स कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें आती है कॉन्ट्राडिक्शन वो ये कि जो पहला फैसला आया था उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ, और ना ही पूरे बेंच में किसी ने ये पूछा कि इन पे अमल दरामद आखिर क्यों नहीं हुआ। वो फैसला रिवर्स होना है या मेंटेन रहना है वो तो एक बाद की बात है, लेकिन पहला सवाल तो ये बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पे आप लोगों ने अमल क्यों नहीं किया। लेकिन ये तमाम जजेस इस फैसले के ऊपर ताले लगा के मुंह को बैठे रहे, किसी ने ये सवाल नहीं किया। जो इसमें चौथा पॉइंट है वो ये है कि सारा वक्त इस बात पे तो बहस होती रही कि जनाब ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, ये नशस्तें जो है पीटीआई को नहीं मिल सकती या मिल सकती हैं। इस नुक्ते के ऊपर तो बहस होती रही, लेकिन कहीं पर भी इस नुक्ते पर बहस नहीं हुई कि चलिए मान लिया कि ये नशस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती, ये भी मान लिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, लेकिन ये कैसे आपने तस्लीम कर लिया कि ये नशस्तें उठा के आप पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी को दे दें, क्योंकि आइन की रूह से तो इसमें बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि आपको मुतनासिब नुमाइंदगी देनी पड़ती है। मतलब ये कि जितनी आपने जनरल नशस्तें जीती होती हैं उसी के हिसाब से आपको मखसूस नशस्तें अलॉट की जाती हैं। तो यहाँ पर इस फैसले ने इसका भी कत्ल कर दिया, और मेरे ख्याल से हकीकी मानों में ये आज आइन रीराइट किया गया, क्योंकि आइन तो बड़ा वाजे था कि मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, तो आपने मुतनासिब से ज़्यादा कैसे नशस्तें दे दी। तो यहाँ बेसिकली आज आपने आइन को रीराइट किया है। इसके ऊपर वैसे कोई बहस भी नहीं हुई, ना किसी ने इसके ऊपर दलाइल दिए, लेकिन जजेस ने अपने तौर पर ही ये कैसे फैसला कर लिया कि ये नशस्तें पीटीआई की तो चले नहीं हो सकती, लेकिन जनाब ये इन लोगों की हो जाएंगी। इसके ऊपर बिल्कुल पूरी समात में कोई बात ही नहीं हुई सिरे से, और इस फैसले को आज जो है वो सुना दिया गया 7 जजेस की तरफ से। तो ये भी एक इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। आज के फैसले में जिन जजेस ने फैसला हुकूमती ये नशस्तें यानी हुकूमती पार्टियों को दिए हैं, उनमें आमिर फारूक साहब हैं, जो आप जानते हैं कि क्या क्या खिदमात अंजाम देते रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अली बाकर नजफी साहब हैं, ये भी आप जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट में ये क्या क्या खिदमात अंजाम देते रहे हैं। और उसके बाद ये इतने नाअहल जज थे बकौल जुडिशल कमीशन के कि इनको पहले सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं बनाया गया था पहले मरहले में, और दूसरा इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी नहीं बनाया गया था, अगरचे ये सीनियर थे। ठीक है, उस वक्त कहा गया कि जी ये फिट नहीं है चीफ जस्टिस बनने के लिए, लेकिन बाद में इतने ये फिट थे कि इनको उठा के ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लाए गए बल्कि इनको आईनी बेंच में भी बिठा दिया गया। तो ये मैं नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि वो कौन से जजेस हैं जिन्होंने अपने नाम जो है वो तारीख में स्याह हरूफ में लिखवाए हैं, ताकि जब भी इन जजेस का जिक्र आए तो आपको पता हो कि पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख है वो हमेशा ही बड़ी मकरूह और स्याह तरीन रही है, लेकिन जो इस दौर में हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो आज ये शर्म आ रही थी और मैं अल्लाह से गिला कर रही थी कि या अल्लाह मेरी औकात नहीं है आपसे गिला करने की, लेकिन क्यों हमें इस दौर में भेज दिया। आप यकीन करें कि रोज़ इस हुकूमत की और इस रजीम में होने वाली बातें सुनकर, इनकी बेशर्मियाँ देखकर दिमाग की रगें ना फटना शुरू हो जाती हैं। समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या कर डालें। और ये जो सिचुएशन है ये कैसे हमारे जो जहन हैं उनको कितना बीमार कर रही है, ये इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि या अल्लाह हम क्यों इस दौर में पैदा हो गए, या हमें इससे पहले किसी दौर में पैदा कर देता या हमें इससे बेहतर दौर दिखा देता। तो बहरहाल ये जनाब
अली बाकर नजफी साहब की कहानी। तीसरे हाशिम काकड़ साहब हैं, ये भी उन जजेस में शामिल हैं कि जो 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट लाए गए, और ये साहब फरमाते हैं कि जो जस्टिस काजी साहब हैं वो इनके मेंटोर हैं। तो जिनके मेंटोर जस्टिस काजी साहब हों तो उस जज का फिर अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए कि वो जज खुद कैसे होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। अब इनके बारे में हम क्या ही कहें, यानी एक ऐसे जज जो कभी आईनी मुकदमात कभी जिन्होंने कभी अपनी पूरी करियर में कभी एक ऐसा नोटेबल फैसला नहीं दिया कि जिसकी कोई मिसाल बन सके या जिसको कोई कोट कर सके, उनको उठा के आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। और फिर इन्होंने जिस तरीके से अपना एक पूरा रवैया रखा है वो आप सबके सामने है। उसके बाद जी नईम अख्तर अफगान साहब, ये उन जजेस में रहे हैं कि जो हमेशा काजी के दाएं बाएं दो जजेस बैठते थे। एक नईम अख्तर अफगान साहब होते थे और इस तरफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा होती थी। तो ये भी माशाल्लाह काजी साहब के ज़ेर साया पले बड़े हैं, तो इनके भी हालात इसी तरह के ही हैं। और आखिर में जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल साहब, ये भी वो जज हैं जिनको 26वीं तरमीम के बाद इस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट किया गया था और उसके बाद आईनी बेंच का हिस्सा बना लिया गया। तो ये वो 7 हीरे जजेस हैं जिन्होंने यहाँ पर आइन, कानून, इंसाफ का कत्लेआम किया, जिन्होंने आज आपकी जमहूरियत के मुंह पर कालक मली, जिन्होंने आज पाकिस्तान में ताकतवर लोगों को, फौजी इस्टेब्लिशमेंट को सर्व किया, जिन्होंने आज अवाम पाकिस्तान के मैंडेट को बूटों तले रौंद दिया, जिन्होंने आज आपकी जो अदालती तारीख है उसकी शक्ल मजीद मस्ख कर दी, जिन्होंने अपने ऊपर हमेशा के लिए लानतों का दरवाज़ा खोल लिया, और जिन्होंने अपने आप को आज जस्टिस मुनीर और जस्टिस काजी फायज ईसा की सफ में आगे आगे खड़ा किया। तो ये वो जजेस हैं, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, अब इस सारी जो इन्होंने ये कार्रवाई डाली है उसके बाद हुआ ये है कि JUIF, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सिर्फ 7 नशिस्तें हैं, इनको अब मखसूस नशिस्तें 10 मिल जाएंगी। यानी जितनी इन्होंने जनरल नशिस्तें हासिल की हैं उससे भी ज़्यादा 10 नशिस्तें इनको मिल जाएंगी, मखसूस नशिस्तें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी मजमूई तौर पर 4 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, इनको 6 नशिस्तें अलॉट कर दी जाएंगी। तो इनको भी अपनी जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा माल गनीमत की तकसीम शुदा जो नशिस्तें हैं वो मिल जाएंगी, डाका मार के जो नशिस्तें हासिल की गई हैं। PMLN को भी 5 नशिस्तें जीतने के इनाम के तौर पर 8 नशिस्तें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये इनको भी यही तनासब मिलेगा कि जो आम नशिस्तें जीती हैं, जनरल नशिस्तें, उनसे भी ज़्यादा तोहफतन इनको 8 नशिस्तें दी जाएंगी। तो बूट पॉलिश करने का बेहतरीन इनाम इन जमातों को मिला है। और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी और फिर एक और कोई ये पार्टी है, इनको भी एक एक नशिस्त जो है वो मिल जाएगी। यानी जो उन्होंने नशिस्तें एक एक इन्होंने जीती है और उसके ऊपर ही उन्हें एक एक मखसूस नशिस्त भी मिल जाएगी। तो ये है आज का काला फैसला। आज बहुत अच्छी बात लिखी है जो जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर थे मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डाकूक्रेसी है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है इसके लिए और शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो सकते। PMLN हो या ये बाकी जमातें, इनके लिए आज शर्म से डूब मरने का मकाम है। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर नून लीग है, ये पाकिस्तान की शर्मनाक तरीन और बेशरम तरीन जमात बन के सामने आई है, जिन्होंने अपने इक़्तिदार और हवस की खातिर पाकिस्तान में जमहूरियत को ना सिर्फ ये कि पामाल किया बल्कि फ़ौजी डिक्टेटरशिप का रास्ता हमवार किया, जिन्होंने अपनी यानी एक खौफ था मुखालिफ से हार जाने का और उसके इस बात से कि जो हम उसके कहीं जुल्म का शिकार ना हो जाएं, इस खौफ तले इन्होंने पूरे 25 करोड़ जो पाकिस्तान की अवाम है उनको जिस अंदाज से इन्होंने रौंद डाला है, ये शर्मनाक है। आपने ये बात याद रखनी है और जब कभी ये आप लोगों के पास वोट मांगने आए तो आपने इनको ये तमाम बातें याद करवानी है। और दूसरी बात, वैसे ये आपके वोटों के भूखे हैं नहीं, इनको पता है इन्हें अभी कौन सी वोट मिले थे, लेकिन इन वोटों के बावजूद भी इनको जो नोट भी मिल गए और साथ में इनको ये जो ओहदे और प्रोटोकॉल भी मिल गए, उसके बाद इनको मखसूस नशिस्तें भी मुफ्त में मिल रही हैं। तो अगर ये सिर्फ तफरीहतन भी आपके पास आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इनके साथ क्या इस्तकबाल करना है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके वोट चोरी किए हैं और जिन्होंने बेशर्मी से उन आईने पाकिस्तान की शिकों को भी उन्हीं बुटों तले रौंद डाला जिसमें इन्होंने आपकी पहले वोट की पर्चियां भी रौंद डाली थी। तो बहरहाल
یہ سب کرنے کے بعد ان کا مقصد کیا ہے، اب اس پہ آ جاتے ہیں۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک اور ترمیم جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے یہ حکومت، اور جس کی بڑی بازگشت بھی ہے کہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ وغیرہ آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ جی پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے میرا وہ یہی ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ مزید نمبر بآسانی سے پورے کر چکے ہیں، کیونکہ اب اوور آل کل ملا کے 2/3 میجورٹی ان کی ہو چکی ہے قومی اسمبلی میں، تو یہ آرام سے مولانا کے ووٹوں کے بغیر بھی اب کوئی بھی قانون سازی آئین میں بھی تبدیلی ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب آئین میں ان کا دل کرے تو یہ کہہ دیں کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب تاحیات ہیں، ان کا دل کرے تو یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد کوئی بھی آرمی چیف کبھی زندگی میں ریٹائر ہی نہیں ہوگا، ان کا دل کرے تو یہ بھی آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کرے گا، بلکہ آرمی چیف جو ہے وہ وزیر اعظم اپوائنٹ کرے گا، کیونکہ جب آپ کے پاس آئین میں تبدیلی کا اختیار آ گیا تو آپ جو مرضی ان کو اختیارات دے دیں۔ آپ یہ بھی اپوائنٹمنٹ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی جو بھی آپ کا آرمی چیف ہوگا وہ صدر بھی ہوگا، تو آپ یہ بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی آپ کے پاس اب کھلی آپشنز آ گئی ہیں، کھلا میدان ہے، اور کہیں آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے ہی نہیں ہے میسر، اور نہ کوئی اس وقت آپ کو ایسا دکھ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بنیادی تبدیلیاں اس طرف کریں گے، اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مخصوص ججز ہیں، جو ابھی تک کچھ وہ شر پسند ججز ہیں، جو آئین پسند ججز ہیں، ان کو مزید نکرے کھدرے لگانے کا جو ہے وہ پلان ہے، تو اس کی بھی کچھ چیزیں اس 27ویں ترمیم کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ دوسرا جو اس میں مقصد ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کی کے پی حکومت ہے اس کا بھی ایک رجیم چینج کرنے کا منصوبہ کہیں نہ کہیں پینڈنگ ہے۔ ابھی اس کی فوری ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ہو جائے، لیکن یہ پائپ لائن میں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح علی امین گھنڈا پور صاحب کے اوپر رکھی جائے گی، اور انہیں یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو نمبر گیم پورا کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تو ہمارے پاس اسی طرح اچھے بچے بن کے رہو گے تو پھر تو ٹھیک ہے، شاید تمہاری حکومت چلتی رہے، لیکن اگر تم کسی بھی طرح کوئی احتجاج کے لیے نکلے یا تم نے کوئی عمران خان کی بات سنی تو پھر تمہیں ہٹانا یا تمہاری حکومت گرانا ہمارے لیے اب مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک بلیک میلنگ ٹول کی طرح بھی علی امین گھنڈا پور صاحب کو کنٹرول مزید کرنے کے لیے یہ اب ایک تلوار جو ہے وہ سر پہ لٹکا دی گئی ہے۔ کیونکہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں، وہ اس لیے کہ اب اوور آل کل ملا کر 52 کوئی نشستیں جو ہیں وہ بن جائیں گی اپوزیشن کی، اور 20 مزید ان کو نشستیں چاہیے ہوں گی ایسی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں جن کو توڑ کے یہ اس میں شامل کر سکیں اپوزیشن میں۔ تو صرف 20 بندے ان کے لیے مینج کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ ویسے بھی اب وہ مسئلہ بھی نہیں رہا کہ جی آپ عدم اعتماد کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو سارے ویسے ہی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے، تو یہ اس کے خلاف جو ہے وہ جا کے ووٹ بھی کر سکتے ہیں علی امین کے خلاف۔ تو کہنے کا مقصد کیونکہ 63A جو ہے وہ آپ کو پتہ نا ریورس ہو چکا ہے، یہ بھی قاضی صاحب جاتے ہوئے ان کے لیے خدمت کر کے گئے تھے۔ تو دوسرا جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا وہ یہ کہ کسی بھی وقت یہ خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے جب یہ چاہیں گے۔ ہاں نہ چاہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے، علی امین ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے ان کے ہاتھ اب اتنے کمزور نہیں ہوں گے خیبر پختونخوا میں، یہ تبدیلی کر سکیں گے اور یہ ان کی آپشنز میں رہے گی۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ممکنہ وجہ ہے کہ اب اتنی نشستیں دے دی جائیں پی ایم ایل این کو مل گئی ہیں کہ جس سے یہ سادہ اکثریت سے بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی انہیں نہ بھی سپورٹ کرے تو تب بھی ان کے پاس سادہ اکثریت آ گئی ہے۔ تو اس میں اب ان کا یہ بھی ایک ممکنہ ہو سکتا ہے پہلو کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کا رول دے دیا جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کے کچھ مزید لوگ جب یہ 9 مئی کے کیسز میں نااہل ہوں گے تو ان کے اور نمبرز کم ہوں گے، اور جب اس پہ ضمنی الیکشنز ہوں گے تو ان پہ پی ایم ایل این کے امیدواروں کو یا پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوا دیا جائے گا، ان کی مزید جو نشستیں وہ اوپر ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کو اپوزیشن بنا دیا جائے گا، اور اس کے اندر پھر آگے جو چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہے یا کوئی آپ کی نیب کی چیئرمین کی تقرریاں ہوتی ہیں یا کوئی آپ کی پی ایس سی کمیٹی کی چیئرمین شپ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں چونکہ اپوزیشن کے پاس پاور ہوتی ہیں ان میں، تو وہ جو پاور ہے پی ٹی آئی سے لے کر وہ بھی انہی 2 جماعتوں میں بانٹ دی جائے گی۔ تو ابھی حکومت میں رہتے ہوئے جتنے ترمیم وغیرہ کرنی ہے اس میں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، بعد میں ہو سکتا ہے آگے چل کے اپوزیشن میں بھی جا بیٹھے۔ تو اس طرح سے ٹوٹلی پی ٹی آئی کو
माइनस कर दिया जाएगा। जो अभी इसका ऑपोजिशन का किरदार है उसको भी बिल्कुल माइनस करके उसको असेंबली से बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कुछ 2-4 इनके कोई खुले आज़ाद एमएनए रह जाएं तो रह जाएं, वरना ज़्यादातर जो हैं वो इनमें से आगे आपकी जो 9 मई के केसेस हैं उनमें उड़ा दिए जाएंगे। ये सब करने में इनका जो अब आगे नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस वो तो बड़े क्लियर है कि कोई हुकूमत की रुकावट नहीं है किसी तौर। लेकिन अब पीटीआई क्या करेगी, क्योंकि आज आप देख ले तो ओवरऑल इस फैसले के बाद माहौल तो बड़ा अजीब सा था, क्योंकि मैंने आज ये नोट किया कि इवन टाइमलाइन के ऊपर आप देखें तो जहां पीटीआई वाले इसको कंडेम कर रहे थे, जहां बहुत से सहाफ़ी इसको कंडेम कर रहे थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मुख्तलिफ लॉयर्स, मुख्तलिफ और सियासी जमातों के जो लोग हैं वो भी इस फैसले को कंडेम कर रहे थे, तो वहीं पर जो खुद हुकूमती टाउट हैं वो भी आज इसके ऊपर कोई ज़्यादा उछल नहीं रहे थे, वरना तो इनका हाल होता है ना फ़ौरन ही आ जाते हैं बंदरों की तरह उछलने। तो आज वो भी इतने कोई खुश नज़र नहीं आ रहे थे, ज़्यादा उनकी भी जुर्रत नहीं हुई कि वो आके इस फैसले के ऊपर बगले में जाएं। तो ये इस कदर गंदा फैसला है कि इसको इनके हुकूमती टाउट भी आके जो है वो सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे। और मैं ये देख रही थी कि अदरवाइज जो पीटीआई के अगेंस्ट एंकर्स और तज्जियाकार सहाफ़ी वगैरह हैं वो भी इस पे कंडेम कर रहे थे। मैं शाहजेब खानज़ादा को सुन रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि ये मुतनाज़ फैसला ही रहेगा, और भी बहुत सारे लोग इसी तरह कह रहे थे। तो कहने का मकसद ये कि ये वो हरकत है गंदी कि जो इनके अपने लोग भी इनको जो है डिफेंड करने के लिए या उसके ऊपर कोई मुबारकबाद देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। हाँ, कोई बिल्कुल ही बेशरम हो 2-4 तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मैंने आज देखा कि कोई ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आए इस फैसले के हक में ट्वीट्स कोई मुझे ऐसे कोई दिखाई नहीं दिए। तो पीटीआई भी ज़ाहिर इसको कंडेम भी कर रही थी, मायूस भी हो रहे थे, और ये सब बातें भी डिस्कस हो रही थी कि जी आगे ये मज़ीद इस तमाम चीज़ों से क्या करने जा रहे हैं। अब इसमें बज़ाहिर जो डिस्कशन में चीज़ें हैं, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ये सोचें कि यार हम ठीक है थोड़ा थोड़ा एहतजाज कर लेंगे, थोड़े थोड़े नारे मार लेंगे, बच बचा के गुजर लेंगे, तो आप इस तरह अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे थे अगर अभी तक, तो ये आप याद रखिए कि आप सेफ तो नहीं रहे। आप नहीं भी कुछ कर रहे थे तो वो आपको मार ही रहे हैं। कभी आपको उठा लेते हैं, कभी आपको फेंटा लगाते हैं, कभी आपके कारोबार ख़राब करते हैं, कभी आपको गिरफ्तार करते हैं। तो ये आपके साथ हो रहा है। अब आप ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे और साथ में आप अपनी नशिस्तें लेके बैठे हुए थे। अब आपकी एक एक करके किसी में ट्रिब्यूनल के फैसले में उड़ा रहे हैं, कभी वो 9 मई केस में उड़ा रहे हैं, कभी मखसूस नशिस्तें उड़ा रहे हैं। तो करते करते वो भी एक 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 करके निकलती चली जा रही है, सिरकती जा रही है। यही केपी हुकूमत जिसको बचाने के लिए कल आपने इतना ज़ोर शोर करके बताया कि जी हमने इसलिए बजट मंजूर किया, अब इसके ऊपर भी तलवार लटक गई है, और जब इसको चाहेंगे वो ये तलवार चला सकते हैं। तो मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ कि ये अब पीटीआई के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट है। ये पीटीआई को अब डिसाइड करना है, ये उनके लिए फैसला कुन मौका आ चुका है कि अभी भी आपने इस निज़ाम के साथ चलना है, बचते बचाते, इनको बचाते, खुद को बचाते, या आपने अपने माइंड को क्लियर करना है कि इस निज़ाम के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जितना दीवार से लगा सकते थे लगा चुका है और मज़ीद लगाएगा। अब तो पीछे खाई है, खाई में अब आपको फेंकेगा, दीवार तो ख़त्म हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपकी अपने हाथ में है कि आपने कमज़ोरी दिखानी है, या आपने अब जो भी आपके पास बचा खुचा कुछ है और ताकत है या कोई अवाम की हिमायत हो सकती है, तो उसको आपने जो है वो अब पूरी तरह दिल जमी और खुलूस नीयत के साथ इस्तेमाल करना है। ये नहीं ड्रामेबाजी के लिए, बल्कि इसलिए कि वाकई आप कोई निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, जैसे कि आपका लीडर जो कि जेल में बैठा है वो चाहता है। अभी तक यही प्रॉब्लम आ रही थी कि पीटीआई और इमरान खान जो थे वो सेम पेज पे नहीं थे। इमरान खान जो था वो तमाम ये कश्तियाँ पहले ही जला चुका है, लेकिन ये लोग अभी भी प्रैक्टिकल सियासत, प्रैग्मेटिक सियासत और इधर उधर में घूम फिर रहे थे। अब इनके होश ठिकाने आ जाने चाहिए कि ये चीज़ें करके भी आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। या तो लीडर भी आपका वही सोच रहा होता ना कि उसने प्रैग्मेटिक सियासत करनी, फिर तो बहुत रास्ते निकल सकते थे, फिर डील हो सकती थी, फिर पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाई जा सकती थी, फिर बहुत सारे काम हो सकते थे जिससे आप वापस सिस्टम का हिस्सा भी रहते। लेकिन फिर वो आप ये ना कहते कि हाँ जी अब ठीक है हमने एक सेटलमेंट की है, हम सिर्फ सियासत कर रहे हैं, हम कोई इनकलाब नहीं ला रहे। लेकिन आपका जो लीडर है वो आपसे अलग किसी और लेवल पे सोच रहा है, तो या तो लीडर को अपने लेवल पे ले आए या लीडर के लेवल पर चले जाएं। दोनों में से एक काम करेंगे तो कामयाबी मिल सकती है, वरना अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा थोड़ा पीछे, ये काम से आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी।
یہ چاہے آپ جتنے مرضی ٹکرے مار لیں. تو ابھی جن چیزوں کو بچا رہے ہیں آپ, یہ آپ کی آگے بھی بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, چاہے آپ ان کے ساتھ جتنے مرضی گڈ بوائز بن کے چلتے پھریں. تو یہ تو ایک بات ہے. اب اس میں عمران خان صاحب کیا کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں, یا پی ٹی آئی اس کے آگے کیا کچھ آپشنز پہ سوچ سکتی ہے؟ تو وہ بظاہر 2-3 ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ یہ کہ بالکل یہ ممکن ہے, بہت سے لوگ آج یہ بات کریں, میرا اپنا بھی اندازہ ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ آپ کو نہیں انصاف دیں گی. ان عدالتوں میں بیٹھ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, خاص طور پہ اس طرح کی پٹیشنز کرنے کا. تو بہتر یہ کہ ان عدالتوں کا ٹوٹل بوائیکاٹ ہو, تاکہ ان کو شرم آئے کہ یہ لوگ جو ہیں ہم پہ عدم اعتماد کر کے ہمارے پاس آتے ہی نہیں, ہمیں کوئی منہ ہی نہیں لگاتا, بیٹھے رہیں خالی اپنی عدالتوں کو لے کر کے اور چاٹتے پھریں زبان سے. تو یہ ان کو شرم دلانی چاہیے. ایک بات میں تو سمجھتی ہوں, بلکہ عام لوگوں میں بھی اگر کوئی غیرت ہے نا, تو جو خاص طور پہ یہ سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ کے لوگ ہیں, ان کے سامنے پیش ہونا بند کر دیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ ہمارا کیس سنیں ہی نا, ہم نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں ہے, اگر کسی میں غیرت باقی ہو تو. بہرحال دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ استعفے دے دیں. استعفے, یہ بات بہت پہلے چکزئی صاحب نے بھی کی تھی کہ اگر سسٹم کا آپ حصہ رہتے ہیں تو پھر یہ کمزوری رہتی ہے آپ کے اندر کہ یار ہم سسٹم کا حصہ ہیں, ہمارے سے یہ نہ چلا جائے وہ نہ چلا جائے. تو آپ کشتیاں اسی وقت جلاتے ہیں جب آپ استعفے دے کے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایک آپشن ہو سکتی ہے. تیسری جو آپشن ہے وہ بالکل یہ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو احتجاج اور سڑکوں والی آپشن ہے, کہ جب آپ کے پاس کچھ بچانے کے لیے باقی نہیں بچے گا, استعفے بھی آپ دے دیں گے یہ سب, تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہی حل ہوگا کہ پھر ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی, ہم پھر باہر نکلیں گے اور پورے دھڑلے سے نکلیں گے, پھر دیکھ لیں گے کہ جو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اب شاید اگلی کسی میٹنگ میں کچھ ہو تو یہ تمام چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی. شاید عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر کوئی لاہ عمل اب دیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے جیل میں, تو ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریئیکشن تو آئے گا. تو آنے والے جو دن ہیں وہ مزید کچھ لگتا ہے کہ ہنگامہ خیز ہو سکتے ہیں. جس چیز سے پی ٹی آئی بچ رہی تھی, لگ رہا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کو الٹیمیٹلی اسی طرف دھکیلنا شروع کر دیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.